हेलो बच्चों, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, अपने ग्रुप में स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मैं लेकर आई हूँ आज आपके लिए न्यू चैप्टर, जिसको हम आज स्टार्ट करेंगे। तो क्लास 11th का चैप्टर है कोशिकाचक्र और कोशिका विभाजन। इसके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे और डिटेल में इसके बारे में सब कुछ देखेंगे। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो ठीक है बच्चों, सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन आज हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कोशिका विभाजन है क्या। तो कोशिका विभाजन क्या है? जब एकमात्र कोशिका जनक यानी कि जनक कोशिका क्या करे, विभाजित होकर एक पुत्री कोशिका का निर्माण करे। तो कोशिका विभाजन क्या है? जब एकमात्र कोशिका या जनक कोशिका क्या करती है, विभाजित होकर एक पुत्री कोशिका का निर्माण करती है, तो उसे क्या कहेंगे? कोशिका विभाजन कहेंगे। तो कोशिका विभाजन क्या है? जब एकमात्र कोशिका जनक कोशिका क्या करे, पुत्री कोशिका का निर्माण करे। तो रिडोल्फ विर्चू एक वैज्ञानिक था जिसने बताया था कि जो कोशिका का निर्माण होगा वो किससे होगा? पुरानी कोशिका से ही नई कोशिका का निर्माण होता है। ये मैंने आपको बताया था सेल चैप्टर में। तो रिडोल्फ विर्चू ने ये बताया था। उसके बाद अगर हम बात करें कि केंद्रक का निर्माण किससे होगा, तो केंद्रक का जो निर्माण होता है वो भी जो पहले से केंद्रक होता है उसके ही स्थित केंद्रक से होता है। यानी कि जो नया केंद्रक का निर्माण होगा वो जो पुराना केंद्रक होगा उसमें ही स्थित केंद्रक से होता है। तो ये किस वैज्ञानिक ने बताया था? ये स्टार्सबर्गर ने बताया था। अब बात करते हैं कि कोशिका विभाजन के प्रकार, यानी कि कोशिका जो कितने प्रकार से विभाजन करेगी, यानी कि कोशिका के जो विभाजन के प्रकार होंगे वे कितने होंगे, यानी कि कोशिका कितने प्रकार होते हैं विभाजित होने के। तो कोशिका का विभाजन कितने प्रकार में होगा? दो प्रकार में, एक समसूत्री और एक अर्धसूत्री। तो विभाजन के कितने प्रकार होंगे? दो प्रकार होंगे विभाजन के। एक समसूत्री जिसे बोलते हैं माइटोसिस और दूसरे को अर्धसूत्री को बोलते हैं मियोसिस। तो ये दो प्रकार होंगे इसके विभाजन के, तो समसूत्री और अर्धसूत्री। यानी कि अगर हम बात करें कि समसूत्री कैसे होगा और अर्धसूत्री कैसे विभाजित होगी कोशिका, तो समसूत्री जो कोशिका विभाजन होगा तो उसमें क्या होगी? गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? समान होगी। ये सम मैंने समान और सूत्र मैंने गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? समान होगी। और अर्धसूत्री में क्या होगा? गुणसूत्रों की जो संख्या होगी वह कैसी होगी? आधी होगी। यानी कि यहाँ 46 गुणसूत्र पाए जाएंगे, तो जो कोशिका विभाजित होगी उनमें भी समान ही क्या होंगे? गुणसूत्र पाए जाएंगे। लेकिन यहाँ गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाएगी? आधी रह जाएगी। और इसमें जो कोशिका विभाजित होगी वो एक कोशिका से दो कोशिका विभाजित होगी। और इसमें जो एक कोशिका से विभाजित होगी वो कितनी कोशिकाएं होंगी? 4 कोशिका विभाजित होगी। तो ये इनमें क्या है? इनके डिफरेंस है। तो इससे क्या होगी? 4 कोशिका विभाजित होगी। और इससे कितनी कोशिका विभाजन करेगी? इससे 2 कोशिका विभाजित होगी। तो ये समसूत्री विभाजन था और ये अर्धसूत्री विभाजन है। तो हम दो प्रकार के क्या करेंगे इसमें? विभाजन देखेंगे, एक समसूत्री एक अर्धसूत्री। तो सबसे पहले मैं समसूत्री विभाजन की बात करती हूँ कि समसूत्री विभाजन है क्या, इनकी माइटोसिस विभाजन है क्या। तो समसूत्री विभाजन तो समसूत्री में देख लेते हैं कोशिका चक्र, यानी कि कोशिका का चक्र क्या होगा, यानी कि सेल साइकिल देख लेते हैं इसकी। अगर कोशिका चक्र की बात करें तो कोशिका चक्र यानी कि सेल साइकिल की बात करें तो कैसे का कोशिका चक्र चलता है। तो कोशिका चक्र में क्या होगा? सबसे पहले जन्म होगा, किसी कोशिका का जन्म होगा, फिर उसकी क्या अवस्था आएगी? वृद्धि अवस्था आएगी। फिर वृद्धि अवस्था के बाद क्या होगा? उसका विभाजन होगा, उसका गुणन होगा। तो फिर क्या आएगी? वृद्धि अवस्था। फिर उसके बाद क्या होगा? सेल विभाजित होगी या फिर उसका गुणन या विभाजन, या फिर इसे ही बोलते हैं हम गुणन। तो सबसे पहले क्या होगा? वृद्धि अवस्था आएगी, यानी कि जन्म होगा, फिर उसके बाद वृद्धि अवस्था आएगी और फिर उसके बाद क्या होगा? विभाजन होगा, गुणन होगा कोशिका का। तो यह है कोशिका चक्र। अगर मैं बात करूँ मनुष्य की, मनुष्य में कोशिका को विभाजित होने में कितना समय लगता है, तो अगर मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में कोशिका को चक्कर कंप्लीट होने में 24 घंटे लगते हैं। तो कितने लगते हैं मनुष्य के? तो कोशिका विभाजित होने में, यानी कोशिका विभाजित होने में कितना समय लगता है मनुष्य में? 24 घंटे।
तो मनुष्य को एक कोशिका को विभाजित होने में कितना समय लगता है? 24 आवर, यानी कि 24 घंटे। अगर मैं बात करूँ ईस्ट कोशिका फंजाई यानी कि फफूंदी की, यानी कि जो ईस्ट होते हैं, बीकर भी बोलते हैं जिसे, बेकर, तो ईस्ट जो होगी यानी कि एकल कोशिका होगी, तो इसे कोशिका को विभाजित होने में कितना समय लगता है? 90 मिनट। ईस्ट क्या है? एकल कोशिका है, तो इसे कोशिका विभाजित होने में कितना समय लगता है? इसका जीवन चक्र 90 मिनट्स। तो कितना लगता है? 90 मिनट्स। तो अलग अलग जीव में अलग अलग में क्या होगा? कोशिका विभाजन का अलग अलग समय होता है। सबसे पहले कोशिका विभाजन होने में क्या होता है? सबसे पहले केंद्रक विभाजन होता है, यानी कि जैसे ये कोशिका है तो इसमें एक केंद्रक है, तो ये विभाजित होगा तो उसमें क्या बनेंगे? 2 केंद्रक होंगे, यानी कि सबसे पहले क्या होगा? केंद्रक विभाजन होगा, यानी कि कैरियोकाइनेसिस जिसे हम बोलते हैं। उसके बाद क्या होगा? कैरियोकाइनेसिस के बाद फिर इसके बाद क्या होगा? कोशिका विभाजन होगा। तो कोशिका विभाजन को क्या बोलते हैं? साइटोकाइनेसिस। तो सबसे पहले क्या होगा? कैरियोकाइनेसिस होता है। तो सबसे पहले क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस, केंद्रक का विभाजन, उसके बाद होता है कोशिका विभाजन। तो इस प्रकार क्या होता है? कोशिका का चक्र चलता है, कोशिका का जीवन चक्र कंप्लीट होता है। अगर मैं बात करूँ कोशिका का कैसे कैसे कंप्लीट करती है, कैसे कैसे विभाजित होगी और कैसे कैसे अपना जो समय लगाएगी, कैसे कैसे कंप्लीट होती है, यानी कि एक कोशिका कैसे विभाजित होती है और कैसे वो अपना जीवन चक्र कंप्लीट करती है, कौन कौन सी उसमें अवस्था होंगी और कौन कौन सी क्या क्या उसमें अवस्था आएंगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कोशिका की, तो कोशिका का जो जीवन चक्र होगा, सबसे पहले ये अवस्था होगी, ये कौन सी अवस्था होती है? वृद्धि अवस्था। ये कौन सी होगी? वृद्धि अवस्था, जिसे हम बोलते हैं ग्रोथ फेज या अंतरा फेज भी बोलते हैं, इंटरफेज भी इसे ही बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? ग्रोथ फेज, यानी कि वृद्धि अवस्था। और इसे क्या बोलेंगे? अंतरावस्था, यानी कि इंटरफेज। इंटरफेज। और इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलेंगे गुणन अवस्था या विभाजन अवस्था। तो ये क्या होगी? विभाजन या गुणन अवस्था। इसमें कोशिका क्या करेगी? विभाजन अवस्था, गुणन अवस्था, या इसे एम अवस्था भी बोलते हैं। तो ये है इसकी। तो कैसे कैसे कोशिका विभाजन करती है इसमें? सबसे पहले क्या करेगी? कोशिका जन्म लेगी, उसके बाद क्या होगा? यहाँ पर साइटोकाइनेसिस होगा, फिर क्या होगा? तो ये क्या होगी? वृद्धि अवस्था होगी। फिर क्या होगा? इसमें कैरियोकाइनेसिस होगा, फिर उसके बाद क्या होगा? साइटोकाइनेसिस होगा। कैरियोकाइनेसिस होगा, फिर उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा। तो वृद्धि अवस्था में भी कितनी फेज आएंगी? तीन फेज आएंगे, G1, S और G2। उसके बाद गुणन और विभाजन करेंगी तो उसमें क्या होगा? प्रोफेज आएगी, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टीलोफेज। तो इसमें भी क्या आएंगी? गुणन और विभाजन में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। फिर उसके बाद उसके बाद क्या होगा? साइटोकाइनेसिस होगा। तो फिर क्या होगा? कोशिका का विभाजन होगा। तो वृद्धि अवस्था में 3 अवस्था आएंगी, G1, S और G2। उसके बाद क्या होगा? कैरियोकाइनेसिस होगा। कैरियोकाइनेसिस के बाद फिर क्या होगा? साइटोकाइनेसिस होगा। तो वृद्धि अवस्था में क्या होगी? G1, S, G2 फेज। फिर उसके बाद क्या होगा? कैरियोकाइनेसिस होगा। कैरियोकाइनेसिस में क्या होगा? केंद्रक विभाजन होगा। और उसके बीच में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, इसमें क्या होगी? कोशिका विभाजन करेगी। उसके बाद क्या होगा? साइटोकाइनेसिस होगा, फिर कोशिका का क्या होगी? विभाजित होगी। तो ऐसे ऐसे कोशिका का क्या चलता है? जीवन चक्र चलता है। जो अलग अलग कोशिका अलग अलग कोशिका में क्या होगा? उसका जीवन चक्र का समय अलग अलग होता है।
तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर क्या आती है, एक G0 फेज पे आती है। ये किस में पाई जाएगी, हृदय कोशिका और तंत्रिका कोशिका। तो उसके बाद मैं अगले लेक्चर में करूँगी। ये जैसे हृदय कोशिका होगी और तंत्रिका कोशिका होगी। तो आई होप कि बच्चों मेरे लेक्चर आपको समझ में आया होगा, आपको समझ में आया होगा और अच्छे से आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। तो आई होप कि बच्चों अगर समझ में आया है लेक्चर तो लाइक करके जाना प्लीज़, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आगे मैं अपनी वीडियो डाल सकूँ। तो ठीक है बच्चों, आज के सेशन में यहीं पर एंड करती हूँ। तो आप सभी का धन्यवाद। अगले लेक्चर में मिलूँगी, आगे का टॉपिक कवर करेंगे। तो ठीक है बच्चों, आप सभी का धन्यवाद।